Hello everyone, I welcome you at UPSC PYQs per Charcha. Today we are starting with a new series and इस सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के PYQs को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ PYQs को सॉल्व ही नहीं, उनके आसपास के जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को होलिस्टिकली कवर कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के दौरान कम्प्लीटली बने रहें पेशेंस के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट जितना आप पेशेंस रखोगे आपको उतना ही एडिशनल नॉलेज गेन होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। सो हमारा जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। लुक, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और उसके बाद हमने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, देन 1950 में उसको अडॉप्ट किया। बट उसके पहले भी जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए और बाकी के चीज़ों को जनरलाइज करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पास किए ना। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आज के हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को शेप कर रहे थे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो हम उन रूल्स रेगुलेशंस, चार्टर एक्ट्स या बाकी के जो भी अलग अलग टर्म्स आएंगे उनको लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले थोड़ी सी कहानी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। देखो, आप सबने पढ़ा होगा दैट इन 1600 ब्रिटिशर्स अराइव इन इंडिया एंड जब वो यहाँ पर आए तो उनका जो प्राइमरी फंक्शन था, दे वर वांटेड टू डू सम बिजनेस हेयर इन इंडिया। बट धीरे धीरे उन्होंने अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू किया, उनको अपने राइवल ग्रुप्स के साथ कॉम्पीट करना था। तो उनको लगा कि नहीं नहीं, हमारे पास मनी भी होना चाहिए। तो उन्होंने साथ में साथ दे वांटेड टू हैव सम अनचेक्ड पावर। तो उन्होंने छोटे छोटे यहाँ पे ट्रीटीज, छोटे छोटे वॉर लड़ना शुरू किया और उन्हीं छोटे छोटे वॉर में से एक बड़ा सा जो वॉर निकल के आया, इट वॉज बैटल ऑफ बक्सर। सो 1764 में क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर होता है और बैटल ऑफ बक्सर में जब मुगल्स और उनके पार्टनर्स हार जाते हैं तो शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एंड बिहार के दीवानी राइट्स दे देते हैं। उसके बाद 1773 में टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू रेगुलेट द अदर अफेयर्स, दे पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं तो उन्होंने फिर 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आए। सिंस ये जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट अभी तक ना ही यूपीएससी ने, ना ही यूपीपीसीएस ने और बाकी के एग्ज़ाम्स ने अभी तक पूछा है। तो आई बिलीव कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो या तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स के कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, सिंस इस वीडियो में कहीं पर भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कब? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद फिर चार्टर एक्ट आता है ऑफ 1813 एंड आफ्टर दिस चार्टर एक्ट 20-20 साल के गैप पे और चार्टर एक्ट आएंगे। तो 13 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 1833 में एक और चार्टर एक्ट आया और इसके बाद 20 साल बाद यानी कि 1853 में एक और चार्टर एक्ट आया। ना इसके बाद क्या होता है, यहाँ कहीं पर 1857 में रिवॉल्ट होता है और उस रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिकल पावर्स थी उनको कर्व करके यहाँ पर ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन ने रूल करना शुरू किया। फिर इसी आगे की कड़ी में 1861 में फर्स्ट इंडियन एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। देन 1892 में सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट आता है एंड देन इसी में आगे 1909 में, तो पहले 1861 में, देन 1892 में एंड देन इसके बाद 1909 में एक और काउंसिल एक्ट आता है। इसके बाद 10 साल बाद फिर से 1919 में या फिर एक और 1935 में। ना इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ कहीं पे हम लोग कम्युनल अवार्ड के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि होता है 1932 का कम्युनल अवार्ड।
ना ये सारी चीज़ें आपके हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब कभी भी हम ये हिस्ट्री के लेक्चर्स करेंगे तो इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को वापस से डिस्कस कर रहे होंगे और आपको इनके बारे में एक होलिस्टिक और एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद 1935 के बाद डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ओके ना, यहाँ तक जितना भी होगा ये सारी चीज़ें इसको बुलाएंगे कंपनी रूल। तो कंपनी ने कब से कब तक रूल किया है? 1773 से 1857 तक, एंड उसके बाद 1857 तक 1947 तक 1857 से 1947 तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया, जिसको हम बुलाएंगे क्राउन रूल। चलो, तो विदाउट गोइंग मच डीप इनटू दिस, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बता रहा हूँ ऑफ दिस एक्ट। मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला, तो मैं चाहता हूँ आप इनको ध्यान से सुने और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहले शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला जो प्रोविजन था वो ये था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। Let me repeat it one more time. The first provision of the Regulating Act of 1773 was this, that Governor of Bengal was designated as the Governor General of Bengal. Second provision क्या था? That governors of Madras and Bombay were made subordinate to Governor General of Bengal. इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज रहे, तो उन्होंने मद्रास और बॉम्बे की जो गवर्नर्स थे उनकी पावर्स को किसको ट्रांसफर कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, दैट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया, एंड ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे ये जो कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होते थे उनकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे। उसके बाद अकॉर्डिंग अंडर दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया एट फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, और वॉरेन हेस्टिंग्स became the first governor general of Bengal। तो ये तो बात होगी आपके फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद 1781 को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बट इट इज़ योर होमवर्क। आपको ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है और आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। Now let's move to the Pitt's India Act of 1784। Now Pitt's India Act के अगर मैं important provisions की बात करूँ तो सबसे पहला provision यही था कि ये जो एक्ट है, ये जो Pitt's India Act है, इसने यहाँ पर गवर्नमेंट का डुअल सिस्टम क्रिएट किया। मतलब क्या है इसका? उन्होंने दो डिपार्टमेंट्स को सेपरेटली एस्टेब्लिश किया। पहला था सीओडी। सीओडी का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे देवर having the power to maintain the commercial functions, and दूसरे थे board of control to maintain the political functions। now आप इनको याद कैसे रखोगे? तो चूंकि जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी हमेशा कंफ्यूज होता था कि कैसे याद रख पाऊँ। तो देखो, कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी के अगर मुझे कमर्शियल फंक्शंस की बात करनी है तो मुझे हमेशा उनको एक डायरेक्शन देनी होती है ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाऊँ। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द कमर्शियल फंक्शंस, और पॉलिटिक्स में हमेशा कंट्रोल की बात चलती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द पॉलिटिकल फंक्शंस। नाउ सेकंड प्रोविजन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट इज, यहाँ पर हम अब जितनी भी ब्रिटिश या कंपनी की जो टेरिटरीज हुआ करती थी इनसाइड इंडिया, उन सबको नाम दिया गया ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया या ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। सेकंड प्रोविजन। नाउ थर्ड प्रोविजन की बात करें, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहा था, इसके पास इतनी पावर आ गई थी कि इसने, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इनडायरेक्ट कंट्रोल दिया ओवर द कंपनीज अफेयर्स। तो ये तीन प्रोविजंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और इन्हीं पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और ये जो नेक्स्ट वाला है इट इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सबसे पहला जो प्रोविजन था और जिसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहेंगे, क्योंकि इससे आपको बार बार क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने जो EIC की जो मोनोपोली थी, देखो जब 1600 में गवर्नमेंट जब EIC फॉर्म हुआ तो उसको एक मोनोपोली दी गई कि आप इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो।
आपके अलावा कोई और ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन 1813 में ये जो मोनोपोली थी ईआईसी की कि आप इंडिया के साथ सिर्फ आप ही ट्रेड करोगे, उस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। अब बाकी के प्लेयर्स आके इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनकी मोनोपोली सिर्फ दो चीज़ों में बरकरार रही। कौन कौन सी? कि आप टी में और ओपीएम में सिर्फ आप ही ट्रेड करोगे, आपके अलावा कोई और नहीं करेगा। ठीक है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कि यहाँ पर साइंस और लिटरेचर के प्रमोशन के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे, और साथ के साथ 1 लाख रुपए एजुकेशन के प्रमोशन के लिए मतलब रखे गए, ताकि हम यहाँ पर कुछ एजुकेशन को प्रमोट कर सकें ना। ये जो 1 लाख रुपए वाली बात है, ये आगे चल के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती है, जो कि होती है एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट्स। तो इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन या नेक्स्ट एक्ट जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, इट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ ये जो चार्टर एक्ट था, अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ट्राइड टू सेंट्रलाइज पावर इन इंडिया। सबसे पहले जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात की थी, तो मैंने बोला था कि ये जो एक्ट था, इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी थी। लेकिन पावर को सेंट्रलाइज करने की बात की जाएगी, तो इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और इट वाज द फाइनल स्टेप। यहाँ पर हमने पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। कैसे किया? देखो, पहले हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को एस्टेब्लिश किया ना। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ना ये जो चार्टर एक्ट है 1833, इसका दूसरा नाम था सेंट हेलेना एक्ट, ये भी नाम याद रखना। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिमूव्ड। साथ ही साथ इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन का एक प्रोविज़न रखा था, जो कि फेल हो गया था। साथ में यहाँ पर लॉ कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया अंडर दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड हु वाज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर? इट वाज लॉर्ड मैकाले। नाउ ये इंडियन लॉज को कॉडिफाई करते हैं, जो आगे चल के आपकी आईपीसी और सीआरपीसी आगे चल के बन जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विच इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नाउ for the first time, the legislative and executive powers of the Governor General Council were separated. And यहाँ से इस चार्टर एक्ट से, कौन से? इस 1853 के चार्टर एक्ट से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट pave the way for the parliamentary system in India? It was the Charter Act of 1853. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट कर दिया गया था। नाउ इंडियंस को अलाउ किया गया कि आप सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। थर्ड प्रोविजन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो चार्टर एक्ट है 1853 का, इसने लोकल जो रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको अलाउ। वी आर डन विद दिस, लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट in which of the following acts the provisions was made for the establishment of the Supreme Court at Calcutta? तो कौन सा एक्ट था ये? It was the Regulating Act of 1773. Let's look at the answer. The provision for the establishment of Supreme Court at Fort William, Calcutta was made in the Regulating Act of 1773. The court was established in 1774. Sir Eliza Impey was the first Chief Justice of the Supreme Court. Now यहाँ पे आपको important एक additional information क्या है? That Sir Eliza Impey was the first Chief Justice of the Supreme Court. ठीक है बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, which of the following statements is or are correct? The first statement says Supreme Court at Calcutta was established by the regulating of 1773. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट was established by regulating act of 1773 in 1774. Second provision says, the second statement says Leigh Master was the chief justice of this court. Now आपने एक बात नोटिस किया होगा कि इस पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ काम आने वाली है। तो ये जो नाम है, ये नाम गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर एलिजा इम्पी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। ना फिर ये ले मास्टर कौन थे ना? अभी के लिए पहले हम ये बात कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सर एलिजा इम्पी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे सिर्फ आपका पहला ऑप्शन सही है। नहीं, ये जो ले मास्टर है ये कौन है?
तो जब फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ इन 1774, तो वहाँ पर आपका एक तो थे चीफ जस्टिस प्लस 3 थे आपके एसोसिएट जजेस। इन एसोसिएट जजेस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? प्यूनी जजेस। नाउ आउट ऑफ दीज प्यूनी जजेस, वन प्यूनी जज was स्टीफन सीजर ले मेस्टर। इसके बाद दूसरे प्यूनी जज कौन थे? जॉन हाइड। एंड थर्ड प्यूनी जज थे सर रॉबर्ट चैम्बर्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। मैं इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है दैट आउट ऑफ these four associate judges, which one of the following was not associated to the first Supreme Court of India? The first Supreme Court. Let's move to the next question. It says match list 1, list 2. Okay, so list 1 says establishment of the Board of Control. Now establishment of Supreme Court, permission to English missionaries to work in India, appointment of law members in गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब एस्टेब्लिश हुआ इन, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं बी से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपका बी फर्स्ट है। अगर बी फर्स्ट है तो देखो बी सिर्फ एक में ही पहले के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी के सब में बी सेकंड के साथ, सी में सेकंड के साथ, डी में फोर के साथ। तो हमें ना कुछ यहाँ पे और जानने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ी, हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल गया। लेकिन हर बार तो हमारा लक इतना अच्छा नहीं होगा, तो हमें कभी कभी सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। तो पहला देख लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में एस्टेब्लिश किया गया? इट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन क्या था? याद रखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? हमें कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ द पॉलिटिकल फंक्शंस। तो अब जाते जाते ये भी बता दो कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या फंक्शन था? कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करना। इसके बाद परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। तो ये हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने इनको परमिट किया कि आप इंडिया में जाके मिशनरीज वर्क कर सकते हो। अच्छा, मिशनरीज वर्क का क्या मतलब है? यहाँ पे मिशनरीज या मिशनरी वर्क का क्या मतलब है, या मिशनरीज कौन होते थे? देखो, हर एक रिलीजन में लोगों को उनके रिलीजन को प्रीच और प्रोपेगेट करने की परमिशन होती है। तो कुछ क्रिश्चियंस थे और ये क्रिश्चियंस क्या करते हैं कि ये अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। नो, ये जो प्रोपेगेट करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को बुलाते हैं मिशनरीज। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी सेज अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये मैंने आपको बताया, इट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हु वाज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर? इट वाज मैकाले। हु वाज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर? इट वाज लॉर्ड मैकाले। इसके बाद लेट्स मूव टू दी fourth question. It says which of the following led to the introduction of English education in India? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट या चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपए एनुअली प्रोवाइड करना था टू प्रमोट द एजुकेशन इन इंडिया। बट अभी तक ये नहीं पता था कि कौन सी एजुकेशन को प्रमोट करना है। इट शुड बी संस्कृत, उर्दू और पर्शियन और द इंग्लिश एजुकेशन। तो लेकिन क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो अगर 1 लाख रुपए का प्रोविजन नहीं होता तो क्या हम लोग यहाँ पे एजुकेशन के डिबेट की बात कर रहे होते कि कौन सी एजुकेशन हम सबको सिखाई देनी चाहिए या देनी चाहिए? नहीं। तो यस, ये आपका डायरेक्टली मतलब कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ 1823। अब देखो, यहाँ से बात शुरू होती है। इसके बारे में हमने भी बात नहीं की थी, लेकिन ये भी आपका ऑप्शन है। क्या होता है कि जब हमने 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए के प्रोविज़न को बनाया कि हम हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे एजुकेशन के लिए, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये 1 लाख रुपए खर्च कैसे किया जाए, या फिर इनको कहाँ खर्च करना है? हमें क्या इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए यहाँ पे हायर एजुकेशन में, या हमें संस्कृत, पर्शियन और उर्दू पढ़ाना चाहिए? तो ये जो जनरल कमेटी थी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, इसका यही काम था कि इसको ये फाइंड आउट करना था कि हमें ये 1 लाख रुपए को कैसे खर्च करना है। तो ये भी आपका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लीड करता है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इसके बाद ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के कंट्रोवर्सी में क्या होता है?
ओके, तो यहाँ पर ये जो ओरिएंटलिस्ट्स हैं और एंग्लिसिस्ट हैं, इनमें से एंग्लिसिस्ट चाहते थे, नाम से पता चल रहा है इंग्लिश, तो ये चाहते थे कि इंडिया में यहाँ पे हायर एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ाई जाए, जबकि ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि यहाँ पर इनके जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें संस्कृत, पर्शियन, उर्दू को पढ़ाया जाता है, उसी को कैरी किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में एंग्लिसिस्ट जो होते हैं इनकी जीत होती है, और मैकाले मिनट के थ्रू इन 1935 मैकाले मिनट के थ्रू इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होती है इंडिया में। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी discouraged the Orientalists' education system and promoted Western education system in Charter Act of 1833. There was also a provision that company should invest Rs 1 lakh every year on the education of Indians. In 1823, General Committee of Public Instructions was constituted, which had responsibility to grant 1 lakh rupees. The Orientalists Anglicist controversy was a controversy regarding the nature of education that British East India Company was to impart to the local population in its territory. तो उसके बाद हाँ, ये नाम आप याद रख सकते हो, एस टी प्रिंसिप एंड डॉक्टर एच एच विल्सन, जो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना चाह रहे थे। लेकिन चार्ल्स ट्रेवलिन और इनके जो साथी थे, अच्छा ये जो ग्रुप था ना, ये 10 लोगों की कमेटी थी। तो जब 10 लोगों ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, सालों तक ये डिस्कशन चला, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए थे। 5 लोग चाहते थे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को कैरी करना चाहिए, 5 लोग चाहते थे कि हमें यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को बनाना चाहिए या इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत करनी चाहिए। तो इनके बीच में क्या हुआ कि एक तरह से टाई हो गया। ओके, जब टाई हो गया तो कोई इस कमेटी का कोई मतलब रोल नहीं रहा। लेकिन इसके बाद फिर जब लॉर्ड विलियम बैंटिंग 1828 में आपके गवर्नर जनरल बन जाते हैं, तो वो मैकाले को काम देते हैं कि आप डिसाइड करो क्या करना चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले का मैकाले मिनट आता है और इंग्लिश लैंग्वेज हमारी हायर एजुकेशन में एज ए मीडियम एक्सेप्ट की ली जाती है। Let's move to the next question. It says, by which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea and China? So this was 18 Charter Act of 1813. अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। By which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company trade in tea and China? तो जब ऐसे बोले तो चार्टर एक्ट ऑफ 33, लेकिन बोले कि ऐसा कौन सा रूल था जो इंडिया में टी और चाइना में ट्रेड के साथ परमिशन देता है लेकिन बाकी की ट्रेड मोनोपोली को एबलिश कर दिया। तो इट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इट सेज द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया company was abolished by the Charter Act of 1813 except for trade in tea and China. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. The act also empowered the local governments to impose taxes and punish those who did not pay. While Charter Act of 1833 abolished the commercial activities of EIC and allowed EIC to perform political functions only. तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है that which one of the following Charter Act abolished the commercial activities of the EIC and allowed it to perform only political functions? तो answer should be 1833. So which act of British Parliament abolished the East India Company's monopoly over trade in India? Monopolies over trade in India, तो it was the Charter Act of 1813. अभी जस्ट हमने इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी. करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था जब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे थे फ्यू मिनट्स अगो। द रेवेन्यूज ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. क्या ये बात सही है? नहीं, अभी के लिए ये बात सही नहीं है। जो EIC का जो रेवेन्यू है वो अभी भी EIC ही कंट्रोल करती है, या फिर जैसे जो दीवानी राइट्स मिले थे उस दीवानी राइट से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ अभी EIC कंट्रोल कर रही है, ना कि ब्रिटिश क्राउन। तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 1 and 2 ओनली। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। सो ट्रेड मोनोपोली
of East India Company was abolished except trade in tea and China through Charter Act of 1813. Through this act, sovereignty of British Crown over Indian Company territories were asserted. Statement 1 and 2 are true, but statement 3 is not correct because this act kept rights over the territory and revenue under the East India Company for the next 20 years. The Indian revenues was brought under the direct control of the British Parliament through the Charter Act of 1858 when the designation of the Secretary of State was made under the British Cabinet Minister and especially to help him in revenue administration. The Council of India was also organized. तो याद रखना कि revenues का जो matter है it came under the British Parliament through the Act of 1858 और इस पे भी आपको आगे questions मिलने वाले हैं. So which act for the first time made it possible for the Indians to take some share in the administration of their country? Okay, easy peasy. Option number A, Charter Act of 1833. तो हमें ये नहीं पढ़ना, ये याद रखने की कोशिश मत करना. Section 87 was one of the most important sections of the Charter Act of 1833. It stated that no person in India or the Crown would be debarred from any post or service under the company on the grounds of religion, place of birth, descent or color or any of them. Subsequently, Section 87 of the Act 1833 became the foundation for the demand of the participation of Indians in the administration during the political movement. अब आप मुझे बताने वाले हो कि कौन सा एक्ट था जिसने इंडियंस को डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में compete करने का चांस दिया. ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं. इन द पार्ट 2 विल डिस्कस एक्ट्स पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन. ओके, थैंक यू सो मच.